कहते हैं कि बीजेपी पार्टी आज पूरे देश की बड़ी पार्टी है और दादरी में भी वो सहन नहीं लगा पाती थी। पुराने दशक की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा, दशक की बात। आज हमारे साथ वही शख्सियत रहेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो बीजेपी में कभी कहते हैं कि झंडा ठाने वाला नहीं था, जो संघ से जुड़े हुए हैं, यानी बचपन से संघ से जुड़े हुए हैं, 6-8 साल की उम्र से। हम बात करने की कोशिश करेंगे, नाम क्या है आपका, परिचय से कराएंगे कि हम उन्हीं से बोलने की कोशिश करेंगे भाई उनका नाम क्या है और क्या पूरी राजनीति का पूरा सार रहा है। कैसे आप जुड़े, आरएसएस से कैसे जुड़े, कैसे आपका मन आरएसएस तरफ बढ़ा? आपने अपना नाम पूरा बता के लोगों को एक संदेश दीजिए कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं बीजेपी से जुड़े रहें और कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के आगे करें, काम करते रहें। तो थोड़ा संदेश एक दे दीजिए सर। पुराने तरह पे झंडा उठाने वाले लोग आप ही हो। आपने सर्वोपरि हाथ से इन हाथों से फर्स्ट झंडा उठाया। ये हाथ में आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लकीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन हाथों ने बीजेपी की झंडा, जो बीजेपी आज पूरे देश में कहीं ना कहीं सबसे आगे, जो कहते हैं कि विपक्ष को खत्म कर दिया है, कहीं ना कहीं विपक्ष बोलने लायक भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, जनता कह रही है, बीजेपी कहती है कि संसद बैठेगी, आपको हम कहीं ना कहीं बहुत दूर, मतलब अकेला सब पे भारी, जो पीएम मोदी जी कहते हैं। तो वही है कि इन्होंने खड़ा किया है, इनके इस हाथ से। तो आप क्या कहना चाहोगे सर, थोड़ा सा? साथियों, बस लास्ट में साथियों मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपका पहले पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम जगभूषण गर्ग है जी। मैं दादरी का रहने वाला हूँ। जी जी जी, अब बता दीजिए। साथियों, मेरा एक यही कहना है कि अगर आज भारतवर्ष के अंदर कोई पार्टी है, सबसे बढ़िया पार्टी है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस के खास रिपोर्ट। जैसा आपको पता है, नए मुद्दे दिखाने की कोशिश करते हैं और नई शख्सियत से मिलवाने की कोशिश करते हैं। आज हम वही गौतम बुद्ध नगर के दादरी में है। दादरी वो गढ़ है जिसे राजनीति का एक, कि आप जो बीजेपी से जुड़े, मैंने सुना, लोगों से सुना है कि भाई बीजेपी का झंडा ठाने वाला कोई लोग नहीं था यहाँ उस टाइम की। हमने राजनीति यहाँ से स्टार्ट की और आप संघ से भी जुड़े हुए, थोड़ा संघ से लेके और अपनी थोड़े अब तक की कहानी थोड़ा बताइए, लोग सुनना चाहते हैं सर। राजनीति से कैसे आप जुड़े, आरएसएस से कैसे जुड़े, कैसे आपका मन आरएसएस तरफ बढ़ा? भाटी जी, एक्चुअल क्या था कि जो हमारे ताऊ जी थे वो संघी थे जी। पहले जो आरएसएस से लोग जुड़े हुए थे, जो आरएसएस के कार्यकर्ता होते थे, उनको संघी बोलते थे जी। अब हम ताऊ जी को देख कर हम आरएसएस में हमने भी जाना शुरू कर दिया। अच्छा। हम आरएसएस में शाखा लगाते थे, शाखा में जाते थे, यहाँ से हमारा आरएसएस से जुड़ाव शुरू हुआ। सर, दादरी में आरएसएस से कोई स्थान है, कोई आरएसएस? हाँ, आरएसएस का कार्यालय है। कहाँ पे? रेलवे रोड पर है जी। रेलवे रोड पे है जी जी जी। तो उसके बाद फिर प्रक्रिया आरएसएस में क्या सिखाया जाता था, क्या पूरा पहलू रहता था? अगर दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा संगठन है तो केवल वो आरएसएस है। अच्छा। आरएसएस का उद्देश्य, आरएसएस का लक्ष्य जो है केवल राष्ट्र हित है। उन्होंने केवल एक बात सिखाते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि। अगर हमारे लिए कुछ भी है, सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्र है। ये हमें आरएसएस संघ में सिखाया जाता है। संघ का उद्देश्य समाज सेवा करना है। संघ का उद्देश्य, समाज में कभी कोई बात हो जाए, सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी पहले आज तो सुविधाएं हैं, जब कभी एक्सीडेंट हो जाते थे या कोई बात हो जाती थी तो सबसे पहले संघी लोग पहुंचते थे और संघी लोग जाके वहां पे सेवा करते थे। अच्छा। जो सेवा, जैसे अब 112 एम्बुलेंस आती है, वो आती है, उससे पहले वो लोग बताते थे। जब 112 एम्बुलेंस नहीं थी, जब कुछ भी नहीं था, जब इतने हम लोग नहीं थे, आपको अगर का ज्ञान हो, जब एक दफे लड़ाई हुई थी तो संघ के लोगों ने कमान संभाली थी। अच्छा। और वो सड़क पर खड़े होकर, जो हमारा एक कांस्टेबल करता है, हमारे पुलिस वाले भाई करते हैं, वो संघ के कार्यकर्ताओं ने काम किया था और उसको संभाला था अपने आप। अच्छा अच्छा अच्छा। ये संघ की ये संघ की प्रेरणा है। संघ ये हमें सिखाता है। संघ आपको कैसे कैसे वो लोग भूलते चले गए, थोड़ा सा सर लोग जानना चाहते हैं। सर, आपके पुराने हो, संघ के हो और बीजेपी के पुराने कड़ी हो, तो लोग भी ये भी पूछना चाहते हैं कि सर आखिर पुराने लोगों को बीजेपी क्यों भूलती जा रही है? कहीं ना कहीं अब जो माननीय नवाब सिंह नागर को उन्होंने पहचाना है, वो पुराने आदमी को आगे बढ़ाया, तो आपको आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रही है? कुछ थोड़ा सा पहले उसकी नजदीकी बताइए, उसके बाद फिर अपने ऊपर आइए। सर, जब माननीय अशोक प्रधान जी एक चुनाव लड़ रहे थे जी जी जी, सांसदी का जी जी, तो उस चुनाव के दौरान हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे साहब सिंह वर्मा जी 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 जी। साहब सिंह वर्मा जी का दादरी में एक प्रोग्राम रखा गया। अच्छा। जो गाजियाबाद के
मान्य विधायक रहे सुरेश चंद्र बंसल जी, उनके यहाँ प्रोग्राम रखा गया। जी। उस प्रोग्राम के अंदर भाजपा परिवार को या भाजपा के कार्यकर्ताओं को किसी को इनवाइट नहीं किया गया। अच्छा। मैंने ये मन बनाया कि अगर चुनाव लड़ूंगा तो चेयरमैनी का लड़ूंगा, वरना मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सही बात है, आपको भी यही जुनून था भाई दादरी को अच्छा काम करके दिखाना है हमें। 18 में मैंने टिकट मांगा था। जी। 18 में दादरी की जो सीट थी चेयरमैन की, जर्नल पुरुष थी। जी। उस पर मैंने टिकट मांगा। मुझे टिकट का आश्वासन भी दे दिया गया। जी। लेकिन फिर भी मेरा टिकट कट गया। अच्छा। मेरा टिकट कट गया और मुझसे कहा सुनील भाई साहब ने कि अब के आप गीता पंडित जी को चुनाव लड़ाओ। हाँ। अगली बार आपको देखेंगे। हमने गीता पंडित जी को चुनाव लड़ाया और उन्हें चुनाव में विजयी कराया। उसके बाद मैंने फिर 23 में टिकट मांगा। टिकट मुझे नहीं दिया। मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मेरा 50 साल का जीवन बीजेपी में कटा। कहीं आपको दुख हुआ उस चीज का? इतनी पीड़ा हुई और कार्यकर्ताओं को इतना दुख हुआ। उसके बाद मैंने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। जी। मेरा चुनाव चिन्ह स्कूटर मिला। जी। निर्दलीय मैंने इसलिए भरा कि मैं पार्टी का वफादार और सच्चा सिपाही था। जी। और पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई हमारी पार्टी से लड़ रहो, हम पैसा भी देंगे, चुनाव भी लड़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। मैंने कहा जी अगर मैं चुनाव लड़ूंगा या तो अपनी पार्टी से लड़ूंगा बीजेपी से, वरना मैं निर्दलीय लड़ूंगा। निर्दलीय मैं इसलिए चुनाव लड़ा कि अगर मान लो जीत गया तो भी मैं बीजेपी का था। जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस टाइम में मैं अपने वक्तव्य में ये कहता था कि मैं बीजेपी का असली कार्यकर्ता हूँ। संघ से जुड़े ये मेरे मैं आज भी मुझे योगी जी का पेन अपनी जेब पे लगा था। अभी भी है? अरे सर वाह, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने मेरी जेब से निकाल रहा हूँ योगी जी का, इसे फोटो लगा, आप खुद देख सकते हैं। देखो योगी जी का फोटो लगा, अभी भी इतना मानते हैं वो। देखो और पार्टी क्या कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। नहीं सोचना चाहिए कुछ ना कुछ। तो सर फिर आगे की क्या कहानी? ये मेरी घड़ी है। जी। अच्छा ये भी योगी जी क्या? देखो घड़ी में भी देखो योगी जी भी है, मोदी जी है, सॉरी मोदी जी है घड़ी में भी। तो कहीं ना कहीं इतने सच्चे भक्त हैं कि इनका जो कतरा है वो कहीं ना कहीं पार्टी के सर्वोपरि है और संघ से जुड़े हुए हैं। कोई भी इसको देख रहा है तो जरा इसको हाई कमान तक जरूर पहुंचाए। मैं यही कहूंगा कि भाई हमें भी पता लगा था कि भाई वे एक वो शख्स हैं जो पार्टी का झंडा ठाने वाला नहीं था बीजेपी का कोई भी। आज वो हमें मिले हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और उनकी बातें हम उनको भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। और जो मन की, देखो वीडियो लंबी हो सकती है, मैं ये कह रहा हूँ वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ा भाई वीडियो लंबी ज्यादा आप नहीं देख पाते हो, पर मैं ये कहूँ तो पेशेंस करके आगे देखिए कि बीजेपी की जो कहानी है, जो संघ की कहानी है, वो एक्चुअल में है क्या। सर फिर नवाब सिंह नागर की इतनी अच्छी पोजीशन है, अगर आज समाज में सब लोग खड़े हों तो उनमें अगर नेता को चुनने की बात आएगी ना, 90% लोग, 95% लोग नवाब सिंह नागर को चुनेंगे। 100% ये सच है। आज आप देख रहे हो नवाब सिंह नागर जी का ऐसे स्वागत हो रहा है जैसे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का होता। सही बात। आप जहां नवाब सिंह जा रहे हैं हर कार्यक्रम पास मैं हूँ। आज सुबह तो वहाँ पे अड़ा हुआ, सुबह 10:30 बजे मैं वहाँ पहुँच गया। अच्छा। अपनी पूरी टीम को लेकर कम से कम हमारे 150-200 लोग वहाँ पे गए थे। तो क्यों? क्योंकि नवाब सिंह नागर जी में वो क्वालिटी है, वो व्यवहार के धनी है कि शायद ऐसे लोग ढूंढे थे भी नहीं मिलते। तो उनको आपको भी याद करना चाहिए ना सर, आप पुराने लोग। उनको 99%, 100% याद होगा। अच्छा। वो मुझे छोड़ नहीं सकते। अच्छा। मुझे किसी कीमत नहीं छोड़ सकते। मुझे 1000% उम्मीद है। तो आप जब बनने के बाद उनसे मिलने गए थे? हाँ, उनसे मिलते बाई भी सहयोग की बात है। जब वो नहीं बने थे तो मैं उन्हें बधाई भी देने गया था बनने से पहले ही। मैंने कहा जी ऐसे मुंह भाग आपकी से फली गई, जैसे अशोक प्रधान जी को आपको फली कि आप सांसद बनने वाले हो, ऐसी कैसे नवाब सिंह नागर जी को? ये हकीकत बात है जी। हम 4-5 लोग थे। हमारे राजेश गोयल जी थे, नीरज भाटी जी थे, और हमारे राजीव सिंगल जी जो मंडल अध्यक्ष वर्तमान में, हम सब लोग बैठे थे जब माननीय नवाब सिंह नागर जी क्षेत्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे। लगभग 15-20 दिन, महीने भर पहले की बात है। हम बोले क्या मानेंगे मान्य विधायक जी,
लड्डू खिलवाओ। बोले क्यों? मैंने कहा आप क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हो? बोले यार ऐसा भी है। मैंने कहा ना बिल्कुल 100% बनने जा रहे हो, यू हमारे को कहीं जानकारी है। बोले तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बोले भाई जब बन जाएंगे, जब माना सही बात है। मेरा बेटा आ रहा, जब मेरी गोद में आके बैठ जाओ, जब ये पुरानी कहावत है, ये सच्चाई है बिल्कुल। अच्छा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हम जैसे कार्यकर्ता को भूलेंगे, और हम तो उनके साथ ही रहे। सही बात है, सही बात। हमने तो उनके चुनाव में झटके झेले। सर पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है सर। धन्यवाद भाटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जो बीजेपी से जुड़े, मैंने सुना, लोगों से सुना है कि भाई बीजेपी का झंडा ठाने वाला कोई लोग नहीं था यहाँ उस टाइम की, हमने राजनीति यहाँ से स्टार्ट की, और आप संघ से भी जुड़े हुए, थोड़ा संघ से लेके और अपनी थोड़े अब तक की कहानी थोड़ा बताइए, लोग सुनना चाहते हैं सर। भाटी जी एक्चुअल क्या था कि हमारे जो ताऊ जी थे जी वो संघी थे जी। पहले जो आरएसएस से लोग जुड़े हुए थे, जो आरएसएस के कार्यकर्ता होते थे जी, उनको संघी बोलते थे जी। अब हम ताऊ जी को देख देख कर हम आरएसएस में हमने भी जाना शुरू कर दिया। अच्छा। हम आरएसएस में शाखा लगाते थे, शाखा में जाते थे, यहाँ से हमारा आरएसएस से जुड़ाव शुरू हुआ। समाज में कभी कोई बात हो जाए, सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी पहले आज तो सुविधाएं हैं, जब कभी एक्सीडेंट हो जाते थे या कोई बात हो जाती थी तो सबसे पहले संघी लोग पहुंचते थे, और संघी लोग जाके वहां पे सेवा करते थे। अच्छा। जो सेवा, जैसे अब 112 एम्बुलेंस आती है, वो आती है, उससे पहले वो लोग बताते थे जब 112 एम्बुलेंस नहीं थी, जब कुछ भी नहीं था, जब इतने हम लोग नहीं थे, आपको अगर का ज्ञान हो, जब एक दफे लड़ाई हुई थी तो संघ के लोगों ने कमान संभाली थी। अच्छा। और वो सड़क पर खड़े होकर, जो हमारा एक कांस्टेबल करता है, हमारे पुलिस वाले भाई करते हैं, वो संघ के कार्यकर्ताओं ने काम किया था और उसको संभाला था अपने आप। अच्छा। ये संघ की ये संघ की प्रेरणा है, संघ ये हमें सिखाता है। संघ से हम भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में आए हम सबसे पहले दुजाने के एक वीरपाल नागर जी थे जी, वो एमएलए का चुनाव लड़े। हमने उनको सर कौन सी सन की करीब बात है, सन आपको याद हो? कुछ ये सन तो मेरे ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे मंत्री थे, वो दादरी आए थे। अच्छा। दादरी आए थे और दादरी में दुजाने में गए थे, और वो हाथी पर चढ़ के गए थे। अच्छा। तो मैं छोटा ही बच्चा, नारे लगाने वालों में मेरी गिनती थी। अच्छा। पंपलेट बांटने वालों में मेरी गिनती थी। जी। तो जब मैं उछल के नारे लगा रहा था, कूद रहा, तो उन्होंने मेरी कौली भर के मुझे उठा लिया। अच्छा। उन्होंने इतना प्यार किया कि भाई ये बच्चा इतने जोर शोर में होश में वो नारे लगा रहा है, उन्होंने मेरी कौली भर ली। यहाँ से हमारा राजनीतिक कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद हमने उन्हें चुनाव लड़ाया। जब हम एक कार्यकर्ता थे, नारे लगाने वाले, कब बिल्ले बांटने वाले, उसके बाद जो हमने सक्रिय भूमिका में चुनाव लड़ाया, प्रवीण भाटी जी को चुनाव लड़ाया था। प्रवीण भाटी के बड़े भाई हैं प्रवीण भाटी जी। वो हमारे गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष भी रहे थे। जी। बीजेपी के जी। जब वो जिला अध्यक्ष हुए थे तो उस टाइम बालेश्वर त्यागी जी जो गाजियाबाद से मंत्री रहे हैं, आपने सुना होगा, आप जानते होंगे। बालेश्वर त्यागी जी का और प्रवीण भाटी जी का चुनाव हुआ था। माननीय रमेश चंद्र तोमर जी जो सांसद रहे थे, वो हमारे चुनाव अधिकारी थे। अच्छा। उसमें त्यागी जी ने अपना नाम उल्टा ले लिया। अच्छा। और अपने ये जो निर्विरोध प्रवीण जी हुए, चुन गए। उसके बाद एमएलए का चुनाव हुआ। एमएलए के चुनाव में वो लड़े और हमने उन्हें बड़ी मजबूती से लड़ाया। उस दौरान मेरे पे राइफल की बट्टों से भी हमले हुए, पीटा गया मुझे। हाँ। अच्छा। राइफल की बट्टों से भी पूरा पीटा हुआ। और जबकि मेरा कोई भी व्यक्ति मुझसे यूं बूझने नहीं आया कि मेरे समाज का कि तुम्हारे कोई दांत टूटे। पार्टी का या संघ? पार्टी के लोगों ने या संघ का कोई पूछने नहीं आया? पार्टी के लोग आए। अच्छा। समाज के लोग आए। पार्टी में बाबू तेजपाल सिंह जी से प्रवीण भाटी जी के पिताजी, वो मेरे साथ आए। उन्होंने मेरे आंसू पूछे और मेरा दुख दर्द उन्होंने कहा। अच्छा। पर लेकिन हम लोगों ने उसके बावजूद भी कभी पार्टी में पीछे नहीं हटे, कभी पार्टी को छोड़ा नहीं, कभी पार्टी के विरोध में कोई ऐसा काम नहीं किया। अच्छा। आज तक हम पार्टी का काम करते आ रहे हैं। सर बताया जाता है कि भाई आप हो, नवाब सिंह नागर हैं, और आप पहले हो, नवाब सिंह पहले हैं। ये थोड़ा सा लोग समझना चाहते हैं कि जो पार्टी का झंडा, जो लोग
बीजेपी का नाम नहीं समझते थे। दादरी में यहाँ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी थी या फिर जनता दल पार्टी थी और काफी पार्टी रही, बीजेपी का नाम नहीं था। तो उसमें जो सक्रिय हुए, यहाँ जो नेता बढ़े, पहले जो सांसद थे, पहले खुर्जा सीट नहीं लगती थी, उसकी क्या थोड़ी कहानी है? जैसे अशोक प्रधान लड़ते थे पहले खुर्जा से, तो यहाँ कैसे सांसद कैसे बनी, कैसे लोगों को आगे बढ़ाया आपने, कैसे सपोर्ट किया, थोड़ा थोड़ा लोग बताइए सर लोगों को। सबसे पहले हम 96 का चुनाव आया, जब 96 का चुनाव आया, माननीय अशोक प्रधान जी दादरी आए, मैं उस टाइम मंडल अध्यक्ष हुआ करता था। अच्छा। जी जी। जब अशोक प्रधान जी दादरी आए, उन्होंने मुझसे कहा, अध्यक्ष जी मैं सांसदी का टिकट चाहता हूँ। अच्छा। हमने उनका बायोडाटा वगैरह लिया, उनकी बात आई तो हमने उन्हें सपोर्ट किया। अच्छा, खुर्जा लोकसभा सीट, खुर्जा लोकसभा से। जी जी जी। स्थिति क्या थी कि पहली बात तो हम पे प्रत्याशी नहीं होता था, दूसरी बात हम पे पैसे नहीं होते थे चुनाव लड़ाने के लिए। अब जब अशोक प्रधान जी आए तो ये टाटा सुमो तो लेके आए और मजबूत प्रत्याशी हमें देखे, कम से कम ये चुनाव तो लड़ लेगा। वैसे भी लंबे हम होता क्या था कि जब भी कोई चुनाव लड़ाते थे उसमें पैसा भी इकट्ठा करते थे और चुनाव भी लड़ाते थे। पहला चुनाव अशोक प्रधान जी का ऐसा हुआ कि जिसमें हमने पैसा इकट्ठा नहीं करा और अशोक प्रधान जी चुनाव लड़े। खुद चुनाव लड़े। जब उन्होंने पहला टिकट मांगा तो उस टाइम एक आर.डी. सोनकर जी जी नाम के व्यक्ति थे, जो आर.डी. सोनकर नाम के व्यक्ति थे, माननीय कल्याण सिंह जी के नजदीक बताते हैं जी 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 कि उनके नजदीक थे, उनका टिकट होने जा रहा था। अच्छा। लेकिन बीजेपी से लेकिन माननीय सूरज भान जी जो हो रहे हैं अपने राज्यपाल रहे हैं, जी जी जी, उनकी कृपा से माननीय अशोक प्रधान जी का हम लोगों के प्रयास से टिकट हो गया। अच्छा। जब टिकट हो गया तो वो चुनाव हम जीत गए। उसके बाद हम हर चुनाव जीतते चले गए। उसके बाद आपकी कहीं ना मजबूती बढ़ती चली गई। पहला जो चुनाव जीते थे माननीय अशोक प्रधान जी का जीते थे खुर्जा लोकसभा से, यानी सीधे ही आपने सांसद से मतलब तैयारी की है। हाँ जी, बढ़े और विधायक की बात, उसके बाद विधायकी का, उसके बाद तो हर चुनाव हम जीतते चले गए। अच्छा अच्छा। उसके बाद ऐसा कोई चुनाव नहीं रहा। कहीं संघ का सहयोग और संघ का सहयोग हर समय रहा है। अच्छा। संघ हमारा एक तरीके का वट वृक्ष है। अच्छा। संघ को हम एक तरीके से अपने प्रेरणा स्रोत मानते हैं, क्योंकि हमें जो राष्ट्र हित की प्रेरणा मिली है वो केवल संघ से मिली है। अच्छा। इसलिए हम बीजेपी से जुड़े। अच्छा। बीजेपी का शुरू से एक नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास। एक दूसरी बात ये रही है कि बीजेपी ने शुरू से कभी भी गुंडागर्दी को पसंद नहीं किया। अच्छा। एक टाइम था, आज बहुत पुरानी बात ध्यान आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे जी, तो लोग ये सोचते थे कि अब तो गुंडागर्दी आतंकवाद कभी खत्म होगा ही नहीं। जी जी। लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी ने ऐसा माहौल बना के दिखाया कि लोग सुख और शांति से रहने लगे। कल्याण सिंह जी ने उस टाइम कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि अगर रात को किसान 1 बजे भी अपने खेत पर जा रहा है तो सुरक्षित घर जाए, सुरक्षित घर आए, वापसी आए। रात को 10 बजे 11 बजे भी अगर कोई औरत सड़क पे कहीं चली जाती है तो उसे कोई छूने वाला करने वाला ना मिले, ऐसा माहौल उन्होंने बना के दिखाया। अच्छा। उसके बाद अब माननीय योगी जी ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया, जो आगे बढ़े देख रहे हैं आज योगी जी। मैं योगी जी को, सही बात तो ये है, मेरा अपना ओपिनियन है कि मैं योगी जी को सर्वश्रेष्ठ नेता मानता हूँ। अच्छा। जो मेरी मन की आत्मा है, मैंने जीवन में जो माना है, मैंने सबसे पहले टी.एन. शेषन का आपने नाम सुना होगा जी। हाँ। टी.एन. शेषन एक चुनाव आयोग रहे हैं। उन्होंने एक बात कही थी जी, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई काम करना है, आपको बदलाव लाना है, आपको कुछ करना है, पहले आपको शिखर पे पहुंचना होगा, और जब आप शिखर पे पहुंचोगे जब आप बदलाव ला सकते हो। आज योगी जी शिखर पे हैं और योगी जी ने वो बदलाव ला के दिखाया है, आज और प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, फिर उसके बाद जब कहते भी खुर्जा लोकसभा सीट हमारा अशोक जी प्रधान जी बने, उसके बाद फिर गौतम बुद्ध नगर बना जी, भाई मायावती की सरकार आई, उन्होंने गौतम बुद्ध बनाया, यहाँ पे फिर लोकसभा सीट अलग हो गई जी जी, ठीक है, गाजियाबाद अलग हो गया, लोकसभा सीट अलग होगी, उसके बाद यहाँ भी 3 विधायक हो गए। तो यहाँ की जो प्रक्रिया है
वो आपने तो नजदीक से देखी है, आप तो पुराने रहे हैं, तो इसकी प्रक्रिया कैसे कैसे स्टार्ट हुई, कैसे कैसे आपने टिकटों को वितरण किया, फिर आपको कैसे कैसे वो लोग भूलते चले गए? थोड़ा सा सर, लोग जानना चाहते हैं सर, आपके पुराने हो, संघ के हो और बीजेपी के पुराने कड़ी हो, तो लोग भी ये भी पूछना चाहते हैं कि सर आखिर पुराने लोगों को बीजेपी क्यों भूलती जा रही है? कहीं ना कहीं अब जो माननीय नवाब सिंह नागर को उन्होंने पहचाना है, वो पुराने आदमी को आगे बढ़ाया, तो आपको आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रही है? कुछ थोड़ा सा पहले उसकी नजदीकी बताइए, उसके बाद फिर अपने पर आइए सर। जब माननीय अशोक प्रधान जी एक चुनाव लड़ रहे थे, जी जी जी, सांसदी का, जी जी, तो उस चुनाव के दौरान हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे साहब सिंह वर्मा जी। जी 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 जी, साहब सिंह वर्मा जी का दादरी में एक प्रोग्राम रखा गया। अच्छा, जो गाजियाबाद के मान्य विधायक रहे सुरेश चंद्र बंसल जी, उनके यहाँ प्रोग्राम रखा गया। जी जी, उस प्रोग्राम के अंदर भाजपा परिवार को या भाजपा के कार्यकर्ताओं को किसी को इनवाइट नहीं किया गया। अच्छा, जब उनमें किसी को इनवाइट नहीं किया गया तो भाजपा के कार्यकर्ता आए, मैं उस टाइम मंडल अध्यक्ष था जी, मुझसे बोले कि भाई ऐसे ऐसे मान्य डेट आपको याद हो थोड़ा बहुत, कुछ ऐसा डेट कुछ? ये 96 के चुनाव की बात, 96 है, हाँ जी, 1996 की बात है। तो यहाँ तो लोगों को थोड़ा अपडेट रहेगा ना भाई, हो सकता है मंडल आप हो कब थे, तो लोग भी आप 96 में, ये 96 का मंडल। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद कार्यकर्ता आए, कार्यकर्ता बोले कि जी ऐसे ऐसे मान्य साहब सिंह वर्मा जी हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और हम लोगों को बुलाया नहीं गया, वो किसी कीमत पे यहाँ नहीं आने चाहिए। अच्छा, मैंने कि भाई मैं कैसे रोक सकता हूँ? मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरी कोई इतनी वो थोड़ी है जो मैं उन्हें रोक दूं। बोले अगर नहीं रोका या कुछ करा तो हम तुम्हारे सिरे फोड़ देंगे। मतलब एक माहौल बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया था, मतलब कहीं ना कहीं। जब माहौल बिगड़ गया तो हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। हम भी थोड़े से जनूनी कार्यकर्ता रहे। जी जी जी, हमने ये सोचा नहीं कि मरेंगे या जीवित रहेंगे, हम भाजपा के लिए अड़े रहे। सर्वोपरि, और आप संघ से जुड़े हो, कम से सर्वोपरि है, उसके बाद वही से जुड़े रहे आप जी। तो उस टाइम हमने एक मारुति कार होती थी, जी जी, हमने मारुति कार उठाई। उस टाइम हमारे एक डॉक्टर ओम प्रकाश जी थे, जो आज हमारे वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, उनके बाबा, जी जी, उनके बाबा थे। वो लोग, हम लोग बैठे और हम लोग चल दिए। हमें पता पड़ी कि माननीय मुख्यमंत्री जी लौनी में हैं। अच्छा, हम लौनी पहुंच गए, जबकि गाड़ी में ड्राइविंग कर रहा था। अच्छा अच्छा, हमें पता पड़ी मुख्यमंत्री जी बागपत पहुंच गए। अच्छा, हम बागपत पहुंच गए। ओहो, हमें पता पड़ी मुख्यमंत्री जी बड़ौद पहुंच गए, हम बड़ौद पहुंच गए। पहले फोन वगैरह होते नहीं, फोन कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं, डायल वाले फोन, डायल वाले। जी जी, हमें पता पड़ी मुख्यमंत्री जी शामली पहुंच गए, हम शामली पहुंच गए। शामली पता पड़ी कि मुख्यमंत्री जी अभी अभी निकले हैं कैराना के लिए और सीधे दादरी जाएंगे। हम हिम्मत हार के बैठ गए, हमने कहा अब तो नहीं मिलेंगे। अपने एरिया मारे तो उसके बाद हिम्मत हार गया, अब हिम्मत हार के बैठ गई जी। सही बात। जब हमें पता पड़ी कि अब नहीं मिलेंगे तो हमने फिर भी हिम्मत करियर गाड़ी भाई बाई दी वे, उनकी गाड़ी बड़ौद में एक गाड़ी उनमें डीजल या पेट्रोल लेने लगी। अच्छा अच्छा, हमने उन्हें वहां पे पकड़ लिया। अच्छा अच्छा, जब हमने पकड़ लिया तो मैंने अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के आगे लगा दी। जब मैंने उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी, गाड़ी लगाना तो बड़े वो आता है ना, लगता है कौन है कैसे क्या है। पुलिस वालों ने हमें मैंने रुको, हमने पुलिस वालों का भाई हमारे परिवार का विषय है, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, ऐसे ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे बात। फिर हमने उनसे अपना विषय रखा। जी जी, वो बोले भाई मैं दादरी जरूर जाऊंगा। मैंने कहा जी आप दादरी नहीं जाएंगे, वहाँ पे कार्यकर्ताओं का अपमान है। बोले सीट, मैंने की सीट आपको हम निकाल के देंगे। अच्छा, अगर हम सीट नहीं निकाल के दे, हम जोश में आ गए तो मन की हमारी गर्दन कलम करा देना। बताओ आपने। तो अब उसके बाद उन्होंने कहा नहीं को इतना बड़ा आपने वो भी दिया कि भाई गर्दन कलम करा देना, भाई उसके साहस के लिए लड़े पूरे के पूरे। आज पार्टी आपको वही मतलब पुराने को कैसे भूलने की कोशिश करती है सर? फिर आगे क्या हुआ सर? उसके बाद हमने कहा कि मन की आप दादरी मत जाइए, कार्यकर्ताओं का अपमान है, किसी कीमत भी आपको मतलब वो होगी। सीट हम 100% निकाल के देंगे। बोले नहीं मैं जरूर जाऊंगा। अब हम भी भाजपा के कार्यकर्ता अड़क हो गए, हम भी अड़ गए। मैंने कहा जी आप नहीं जाओगे। उस टाइम 25 की कार्यकारिणी बनती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, 25 लोगों की कार्यकारिणी बनती थी। हम बोले जी आप अगर जाएंगे तो हमारे 25 के 25 आदमी सड़क पे लेटे मिलेंगे। अच्छा, जब सड़क पे लेटे मिलेंगे, अगर आप उन पर गाड़ी उतार के जा सकते हैं तो जाइए, और वरना नहीं तो आप रुक जाइए। सोच लें क्या। हम कह के चल दिए। उन्होंने फिर हमें बुलाया, गाड़ी भगाई पुलिस वाली और हमें बुला के कहा हमारे कंधे बात करना बेटे, शाबाश बेटे, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा अच्छा, अब वो यहाँ नहीं आई। उन्होंने समझा कि भैया कहीं कार्यकर्ता हमारे नाराज है। जो चुनाव लड़ाने वाला कार्यकर्ता है उसका ही सम्मान नहीं हो रहा तो क्या होगा।
तो उसके बाद वो लोग नहीं आए। अच्छा। और यहाँ पे लगभग रात को, भगवान झूठ ना बोला, परमपिता झूठ ना बोला, लगभग 1000 आदमी रात को लगभग 1-1:30 बजे 2 बजे हमारे कार्यालय पर था। अच्छा। ये दौर हमने देखा और ये हमने इस दौर तक गुजरे। अच्छा। फिर उसके बाद जो यहाँ का विधायक का कैसे स्टार्ट किया, कौन कौन पहले बने, पहले सीढ़ी उसके कैसे विधायक जी का, भाई पहले पैसे भी इतने नहीं होते थे पार्टी के लड़ाने के लिए, उसके बाद भाई बहुत खर्चे भी बहुत होते हैं जी। माननीय नवाब सिंह नागर जी को टिकट मिला अच्छा। विधायकी का। हाँ। भगवान की रात है, फिर तो हम जीतते चले गए। अच्छा। फिर तो हम एक चुनाव हमारे माननीय विधायक जी हारे थे। हाँ। मेरा अपना मानना ये है कि वो मायावती जी वोटों की वजह से नहीं हारे। हाँ हाँ हाँ। वो वोटों की वजह से चुनाव नहीं हारे। जी जी जी। वो केवल एक मायावती की लहर की वजह से चुनाव हारे। अच्छा। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना। हाँ हाँ, सही बात है। अन्य हम चुनाव जीत कर की सही लोकल क्षेत्र की थी यहाँ, वैसे भी फिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का मतलब लेकर लोगों में थोड़ा रहे होगा करके। नवाब सिंह नागर की इतनी अच्छी पोजीशन है, अगर आज समाज में सब लोग खड़े हों तो उनमें अगर नेता को चुनने की बात आएगी ना, 90% लोग, 95% लोग नवाब सिंह नागर को चुनेंगे। अच्छा। 100% ये सच है। आज आप देख रहे हो नवाब सिंह नागर जी का ऐसे स्वागत हो रहा है जैसे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का होता। सही बात। आप जहाँ नवाब सिंह जा रहे हैं, जी। हर कार्यक्रम, अब पास मैं हूँ, आज सुबह तो वहाँ पे अड़ा हुआ, सुबह 10:30 बजे मैं वहाँ पहुँच गया। अच्छा। अपनी पूरी टीम को लेकर। कम से कम हमारे 150-200 लोग वहाँ पे गए थे। तो क्योंकि नवाब सिंह नागर, नवाब सिंह एक ऐसा, नवाब सिंह की मुझे घटना याद आ रही है। जी। मेरा एक दफे मेरा बेटा घर से चला गया था। जी। मतलब किसी तरीके से चला गया। कोई बात हो, जब वो आया तो भाई साहब 3 दफे जब तक नहीं आया नवाब सिंह नागर जी 3 दफे मेरे घर पे आए। अच्छा। मेरे हर दुख में, हर सुख में शामिल हुए। अच्छा। मेरे में नहीं, हर आदमी के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो आप अभी आपको एक और नवाब सिंह जी की क्वालिटी बताता हूँ, जब बात की बात आ रही है। जी। आप नवाब सिंह जी को फोन मिलाएं, आपके पास फोन नहीं उठेगा, 1000% बैक कॉल आएगी। अच्छा। ऐसा नहीं होगा आपके पास बैक कॉल ना आए। ये नवाब सिंह का सिद्धांत है। जबकि होता क्या, नेता जो होते हैं जब तक बनते नहीं है, जब तक तो उनके फोन बराबर बैक कॉल होंगे। हाँ, बनने के बाद। और बनने के बाद नहीं, ये तो हमने देखा। अभी नवाब सिंह नागर जी जो अध्यक्ष बनाए गए, उसके बाद लोगों के फोन नहीं उठा पा रहे थे, तो उन्हें एक वीडियो रिकॉर्ड करके बोला कि मैं सॉरी, सबसे क्षमा मांगता हूं कि मैं किसी व्यस्तता के कारण इतने कॉल मुझे आ रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, सबका धन्यवाद है, फोन में उठाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सर आगे की प्रक्रिया, आपने जो भाई सांसद बने और आपसे भी, आपने भी दादरी से चेयरमैन लड़ना चाहते थे, उसमें भी फिर क्या रहा, थोड़ा सा ये भी लोग जानना चाहते हैं आखिर क्यों चुप बैठ गए। क्या हुआ जी कि मैं सन 95 में जी नगर पालिका परिषद का सभासद चुना गया। जी। जब मैं नगर पालिका परिषद का सभासद चुना गया तो उसके बाद मैं दोबारा पार्षदी का चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा। मैंने ये माना। क्या हुआ फिर आपको, जब आप निर्दलीय लड़ने लगे तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने लगा। जी। चुनाव की दौड़ में परमात्मा की कृपा से, मेरे व्यवहार की उससे लगभग बीजेपी का हर कार्यकर्ता, 90% कार्यकर्ता मेरे साथ था। जी। हर समुदाय का, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा समुदाय है गुर्जर समुदाय है। जी। वो हमारे गुर्जरों की गढ़ है, गुर्जरों की राजधानी है। और गुर्जर यहाँ पे सबसे ज्यादा बाहुल्य हैं। जी। गुर्जर समुदाय के 90%, 95% लोग मेरे साथ थे। अच्छा। ब्राह्मण समाज के लगभग 60% लोग मेरे साथ थे। जी। वैश्य समाज के 99% मेरे साथ थे। मैं जीत के कगार में था, 100% जीत के कगार में था। जी। लेकिन मुझ पे बस कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, माननीय योगी जी का फोन आया। अच्छा। मैं योगी जी का भक्त हूँ। जी। चेयरमैनी कोई मायने नहीं रखती। अगर योगी जी या मोदी जी कोई बात कहें तो चेयरमैनी तो चेयरमैनी मेरे लिए, एमएलए और एमएलसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो उनका मेरे लिए वो सर्वोपरि है। जी। जिस व्यक्ति ने राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए इतना सब कुछ लिया, ऐसी चेयरमैनी तो उसके लिए 1000 कुर्बान है। भाई आपकी उम्र करीब मिले 70 साल की, 68 साल की? मेरी 68 साल की उम्र है। तो आपने, और संघ में जो आपने ज्वाइन किया वो बालपन से किया है? हाँ, बालपन, मतलब 7-8 साल से? कितने साल से? लगभग 12-13 साल से। 12-13 साल से। तो
कम मैक्सिमम आपका वही है कि 55-56 साल का हाँ आपने मतलब पूरे। मेरा 50 साल पे ऊपर का। सर आप पार्टी में इतने व्यस्त रहते हो, फैमिली को भी चलाना होता है, भाई पार्टी में सारे काम छोड़ के जाने होते हैं, तो कैसे उसको मैनेज करते हो? फैमिली वाले तो लड़ते होंगे आपसे, कहीं ना कहीं आप पार्टी में लगे हुए हैं, कुछ करना नहीं, धरना नहीं, सब कुछ ये है, रात दिन जब देखो पार्टी का काम, पार्टी बीजेपी का काम, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो सर? सर सच्चाई ये है, जी जी हाँ, आज बात ध्यान आ रही है। जी जी माननीय अशोक प्रधान जी हाँ, जब टिकट मांगने आए थे हम्म, तो बाई दी वे जब टिकट मांग रहे थे तो मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए। जी जी जब ताऊ जी एक्सपायर हो गए हाँ। तो जब शमशान घाट में उनको लेके गए तो बाई चांस अशोक प्रधान जी भी पहुंच गए। जी जी तो अशोक प्रधान जी जब पहुंच गए हम्म, तो उन पर्सनैलिटी में तो अलग दिखते ही हैं। हाँ दिखते हैं लंबे हर बात खाने में, हाँ। हर व्यक्ति दादरी का बोला यार ये व्यक्ति कौन है। संयोग की बात है मेरे मुंह से निकला ये आगामी सांसद है ये। हाँ हाँ और परमात्मा ने ऐसा ही किया कि वो सांसद बन गए बने। लोकसभा मैंने चुनाव। कोई नहीं, मैं कोई जोशी हाँ, बस नहीं वही है, हाँ, हूँ, जोशी मैं कोई नहीं है। बाई चांस मुंह से निकला। जी 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 हाँ। बल्कि एक दफे की और याद आ रही है बात कि हम चुनाव लड़ रहे थे सांसदी का। जी 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 तो और पार्टी के लोग थे, वो कह रहे थे हाँ कि भाई भूषण अब कह दो थाली में तुम्हें परोस के नहीं देंगे। हाँ मैं बोला भगवान ने चाहिए आपके 2 लाख से जीतेंगे। अच्छा अच्छा और भगवान की कृपा ऐसी हुई भूषण जी की बात पूरी हो गई है हाँ। वो मतलब बात पूरी है, 2 लाख से भी ज्यादा थे। मैंने तो प्रधान जी उस टाइम जीते थे। सर मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगा कि सर आपके जो लोग जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि भूषण जी आप आइए, आप इलेक्शन लड़िए, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो उससे लड़िए, बीजेपी टिकट देती है नहीं देती निर्दलीय लड़िए, या फिर किसी दूसरी पार्टी से लड़िए। तो आपका मत क्या, आप मतलब इलेक्शन लड़ना चाहते हो? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कभी दूसरी पार्टी से तो चुनाव जीवन में लड़ूंगा ही नहीं। अच्छा ये तो 101% से है। मान लो MLA MP हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। जी 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 आपको हम बताएं कि जब हम राम मंदिर के आंदोलन कर रहे थे जी 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 तो हमें ये बात बताई गई, ये हमें पढ़ाया गया या सिखाया गया, जी जी इस मंदिर के ऊपर 80 बार हाँ, सेनाएं कटी हैं और अच्छा। मरी हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी, जी। सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं। हाँ, तो इसलिए ये तो आप तय समझ लें कि मैं किसी भी कीमत पे अन्य किसी पार्टी से कभी चुनाव लड़ने की ना तो सोचूंगा, अच्छा ना मैंने सोचा। अच्छा जब तक जीवन है आपका। जब तक जीवन है। जी, जी। अगर मैं चुनाव लड़ूंगा हाँ, तो मैं पार्टी से लड़ूंगा। बीजेपी पार्टी से। मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है। जी 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 मेरे लिए आदर्श संस्कार जी जी सर्वोपरि है। मैं राजनीति किसी लालच के लिए नहीं करता। अच्छा एक बार क्या हुआ, जी माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जी जी हमारी सरकार बनी। जी जी जब हमारी सरकार बनी तो मेरी पत्नी को हाँ, पार्षद बना दिया गया, अच्छा। नॉमिनेट पार्षद बना दिया गया। ओके जबकि मेरी पत्नी ग्रेजुएट है, हाँ ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है। हाँ पढ़ी लिखी है। उन्हें पार्षद बना दिया गया था, लेकिन हमारे परिवार ने, हाँ हमारे पिताजी ने, हमने मना कर दिया कि अच्छा। ये पार्षद नहीं बनेगी। अच्छा। अगर इसे MLA भी बनाया जाए, MLC भी बनाया जाए तो ये संभव नहीं है। अच्छा बोले राजनीति तुम करते हो, तुम करो, अच्छा हमारा कोई राजनीति से स्वार्थ नहीं है। अच्छा। मैं जो राजनीति करता हूँ हाँ। मैं किसी लालच के वशीभूत नहीं लोगों की करता। सेवा मेरी एक इच्छा है, हाँ अगर पार्टी ने मुझे कुछ दिया हाँ या पार्टी ने, मैं ये चाहूंगा जो मेरे अपने कार्यकर्ता हैं, हाँ जो मुझसे लगभग 100-200 लोग जुड़े हुए हैं, हाँ, उनका अगर मैं उनका कुछ भला कर सकूं अब या उन्हें उनके लिए कुछ कार्यकर्ताओं के लिए कर कर सकूं। सकूं या लोगों के लिए कर सकूं, तो मैं ये अपना सौभाग्य मानूंगा। जी जी मेरी ये इच्छा है कि जब मैं जाऊं मैं तो हंसता हुआ जाऊं और लोग खड़े होकर रोएं, रोए कम से कम, यार एक हमारे बीच से ऐसा आदमी जा ऐसा रहा है। आदमी जा रहे हैं। मतलब वही चाहते कि भगवान जब मेरी सांस पूरी करे और उसके बाद मैं जाऊं तो लोग ये कहे कि यार कोई भूषण जी जा रहे हैं। अगर मुझे पैसा कमाना होता हाँ, हाँ। मतलब मैं बहुत पैसा कमा लेता। माननीय अशोक प्रधान जी थे, हाँ। सांसद जी थे, जी 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 माननीय अशोक प्रधान जी सांसद जी थे, माननीय नवाब सिंह नागर विधायक जी थे, मंत्री थे। मैंने कभी पैसे को अहमियत ही नहीं दी, कभी पैसे के बारे में जीवन में सोचा ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा। कभी पैसा भगवान ने बहुत दिया। तो अभी पार्टी के लिए क्या कहना चाहोगे? जो पार्टी अभी चल रही है, जो नवाब सिंह नागर जी अभी ये अध्यक्ष पूरी उत्तर प्रदेश के बनाए गए हैं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनके लिए क्या कहना चाहोगे अभी? देखो जी, सभा भी हुई, मैं जनसभा हूँ, जो नवाब सिंह जी के बारे में सोचता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नवाब सिंह जी ऐसा काम करेंगे कि शायद लोग पहले वालों को भूल जाएंगे। अच्छा भारतीय जनता पार्टी क्यों है?
भारतीय जनता पार्टी इसलिए बढ़िया पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, कोई दो व्यक्ति की पार्टी नहीं है, कोई तीन व्यक्तियों की पार्टी नहीं है। ये एक हमारा संगठन है, एक हमारी प्रक्रिया है कि एक व्यक्ति के ऊपर एक है, एक व्यक्ति के ऊपर एक है। अगर मान लो हम कहीं कोई गलत काम करते हैं तो हमारा जो संघ है, हमारी जो आरएसएस है, वो हमारे कान को पकड़ के बैठने में सक्षम है जी। जब चाहेगी जब उसके कान को बैठ देगी। और जिसके ऊपर अंकुश होता है, जिसके ऊपर अब आपने एक बात सुनी होगा, एक क्या कहावत है कि जिस बाग का माली नहीं होता वो बाग बर्बाद हो जाता है। और पार्टियां हैं उनका माली एक है, उनका कोई माली नहीं है। वो पार्टियां तो पता नहीं कब डूब जा कब क्या करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीवन में ना तो कभी खत्म हुई जब से बनी है, ना कभी खत्म होगी, ये निश्चित है। ये भूतो भविष्य, ये भविष्यवाणी है, सच्चाई है। ये कभी भारतीय जनता पार्टी खत्म नहीं होगी। क्यों? हमारे अंदर ऐसे संस्कार डाल दिए गए हैं कि हमें ये सिखाया गया है कि सर्वोपरि राष्ट्र हित, परमात्मा है। हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमारे लिए सनातन धर्म सर्वोपरि है, सब कुछ है। लेकिन सनातन धर्म को भी हम जब ही बचा पाएंगे जब हमारा राष्ट्र बचेगा, जब हमारा राष्ट्र अच्छा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ही केवल सबसे ज्यादा अगर कोई राष्ट्र की बात सोचता है, भारतीय जनता पार्टी सोचती है। तो ये अगर शांति से रहना है, अच्छे माहौल में रहना है, लोगों को शांति से रहना है, तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ जगभूषण गर्ग जी, जिनकी पुरानी पार्टी जो बीजेपी पार्टी जब झंडा उठाने वाला नहीं था, ये दादरी से झंडा उठाने वाले थे और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। अब हम इनसे कुछ पॉलिटिकल बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले हमने पार्टी की सारी बातें करी, अब कुछ पॉलिटिकल बात करने की कोशिश। भूषण जी, आपसे हमें कुछ पॉलिटिकल बात करने की कोशिश करेंगे। आप पुराने लोग हो, पुरानी पार्टी से जुड़े हुए हो, कि अब मुद्दा पूरा पार्टी का ये हो गया था। अब मैं पूछना चाहूंगा, अभी जो पार्टी धर्म को लेकर आगे बढ़ रही है, राम मंदिर को लेकर आगे बढ़ रही है, मंदिर में चंदा चोरी हुआ, सब कुछ पूरा हल्ला मच रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे बोलते हैं कि भाई पेपर चोरी हो रहा है, बच्चे कॉकरोच पार्टी वहां बैठी, कहीं ना कहीं मोदी जी बैक फुट पे आए, उन्होंने बोला कि नहीं बच्चे को हमारे साथ देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? आप पुराने कार्यकर्ता हो। देखो, बच्चों का जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट करने का हर आदमी को अधिकार है जी जी, बच्चों को अधिकार है जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस प्रोटेस्ट के अंदर 10% बच्चे थे, बाकी सब गंदे लोग थे। अच्छा। जो लोग आज आपने देख रहे हो क्या माहौल है। अभी नेपाल के अंदर जो मेरा अपना चिंतन है, मैंने अपना चिंतन किया जी जी, नेपाल के अंदर सरकार बदली, बंगाल के अंदर सरकार बदली, बांग्लादेश के अंदर बदली। उसका कारण क्या है जी जी? आज दुनिया के जो और देश हैं वो ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे भारत राष्ट्र आगे ना बढ़े जी, भारत इतना मजबूत ना हो कि कल को हमारे ही गिरहबान में हाथ डाल दे। ये उन लोगों का करवाया हुआ है, बच्चों ने नहीं कराई। सर बच्चे थे सर पूरे वहाँ, इतनी बर्बरता से डंडा बजा सर, सरकार बच्चे बमचुक जो वो थे, सानो बमचुक थे, वो कम से कम 14, 15, 18, 20 दिन रहे, एक दिन पार्टी नहीं मिली पहुंची वहां से बात करने के लिए। कम से कम पार्टी को पहले संसद चलने से पहले कोई भी प्रतिनिधि मिलने नहीं गया बीजेपी का, कोई भी मिलना चाहिए ना भाई, आदमी कहते भूखा रह सकता है सर। आप एक बात बताइए। हाँ हाँ, बंचुक जी हैं, हाँ हाँ, बंचुक जी के बारे में अभी जब कभी खुलेगी बात, जब सबको पता पड़ेगा। अभी आप बंचुक जी, मेरा अपना व्यक्तिगत जो मैंने चिंतन किया जितना भी, वो जो चला रहे हैं एनजीओ, उसमें कहाँ से पैसा आ रहा? इसमें बंचुक जी में, बंचुक जी जो एनजीओ चला रहे हैं। छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ किसी मुद्दे को लेके, मुद्दा में बच्चों के मुद्दे को लेके पेपर लीक हो रहा है, बच्चा पेपर पढ़ता है, आपका सही, मेरा बच्चा से पैसा लगता है, अगर पेपर लीक होगा दोबारा फिर पेपर देगा, मान तो टूट जाएगा। बच्चों ने आत्महत्या की है सर, आत्महत्या की। बंचुक ये वो कुछ भी करते हैं, मतलब उससे मतलब नहीं है, उसको लेके वो भूख अनशन बैठे, कुछ नहीं खाया, पानी पिया खाली। तो सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार अब आगे आ रही है, उससे सरकार आगे क्यों नहीं आई? एक बात सुनिए, जब ये प्रोटेस्ट हुआ, जब समय आया, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया। अच्छा। सरकार ने 1 मिनट के अंदर इस्तीफा दे दिया। अच्छा। मतलब मान्य धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। हाँ, इस्तीफा हुआ। अब से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ मान्यवर आपसे, मेरे छोटे भाई हो आप। मैं आपसे नहीं, मैं जनता के सवाल, सर मेरे सवाल नहीं सर, पत्रकार की कड़ी होती है। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ जनता से या किसी से, अब तक कितने दफे पेपर लीक हुए?
काफी हुए हैं, मानते सरकार है। कांग्रेस के जमाने में हुए, सबके जमाने में हुए। पक्का। किसने ऐसा किसी मंत्री का इस्तीफा लिया? अच्छा। एक मिसाल है कोई? केवल भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता के आधार पर या अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपना कलेजा खोल के दिखाया और उन्होंने इस्तीफा लिया और उन्होंने सम्मान के साथ दिया। केवल ये एक पहली मिसाल है। नहीं, उसमें भी हो ना भाई, 2024 में कानून बना था शिक्षा के ऊपर, उसके बाद 24 में बनने के बाद जो हमने कानून बनाया फिर पेपर लीक हो गया, तो तब आपने संशोधन किया 2024 में बीजेपी सरकार में, उसके बाद फिर पेपर लीक हो गया, तो मतलब फिर उसका बनने का मतलब क्या रहेगा बिल का? सर आप एक बात बताइए, एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा जी। क्या मान लो एक थाना है जी, थाने के अंदर जो इंस्पेक्टर साहब आए वो डेड ऑनेस्ट, डेड ईमानदार, बिल्कुल डेड ऑनेस्ट, और वहां पे मान लो अगर 100 कर्मचारी हैं, क्या 100 के 100 ईमानदार हैं? क्या 100 के 100 ईमानदार? भाई मान लो पेपर लीक में सरकार की तो हमेशा बीजेपी की कभी ये नीति रही कि पेपर लीक हो या कोई गलत काम हो। बीजेपी का तो मेन उद्देश्य ही गलत काम का विरोध करना। अच्छा। उसका तो गलत काम का तो कभी फेवर करेगी नहीं बीजेपी। सही बात है, उन्होंने कभी बीजेपी ये नहीं चाहती, बीजेपी कभी ये नहीं चाहती कि हम गलत बात का सपोर्ट करें। अगर हम गलत बात को बढ़ावा देंगे, अगर हम लोग ही, आप एक बात देखिए, एक बाजार में 1000 आदमी शराब पीते और कोई बीजेपी का बढ़िया कार्यकर्ता, अच्छा कार्यकर्ता शराब पी के निकल जा, अरे हमने तो फलाने को शराब पीते देखा, अरे फलाने को, क्या ऐसा कभी आपने सुना? तो ऐसे ही बीजेपी कभी चाहती नहीं है कि हम गलत काम करें। अब बीजेपी की सोचिए थोड़ी है कि पेपर लीक हो। सर मैं नेक्स्ट मुद्दे पे आना चाहूंगा, चंदा चोरी को लेके पेपर लीक के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष फिर पार्टी पे हमलावर है। ये सब पॉलिटिकल सारे हुए हैं, पुराने लोग हैं, पुराने आदमी हैं, और आपने वो लड़ाई लड़ी है मंदिर की भी, मंदिर लड़ाई लड़ी है आपने, वहां जाके सब लड़े भी वहां जाके। भाई जो स्वयं सेवक हैं, जो RSS के, जो रक्षा हिंदू परिषद के आदमी है, उनके ऊपर गोली चली, मुलायम सिंह ने चलाई, और उनका नाम भी उसमें आया। ठीक है, आज क्या कहते हैं कि जो राम गोपाल यादव है और पार्टी के वरिष्ठ आदमी है, उन्होंने बोला कि भाई संसद में तो बात नहीं सुनी गई, मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता मिले या बीजेपी का अधिकारी मिले, उनसे पूछना कि जब वहां मुलायम सिंह ने गोली चलवाई है और जो दिल्ली में पायलट गन चली और यहाँ पे गृह मंत्री उसको सीधे से देखते हैं, अमित शाह जी, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, मैं नहीं लेना चाहिए नाम उनका, नहीं लेना चाहिए मुझे, उन्हें जो गृह मंत्री है यहाँ अधिकारी को उस पर जवाबदेही हो गई और वहां सीधी मुलायम सिंह की जवाबदेही हुई, जबकि चलाई अधिकारी ने गोली मंदिर उस पर भी, मंदिर पे जब राम मंदिर वाला आंदोलन चला था। तो ये धुआं मातम क्यों है, उसमें क्या करते हो? देखो पहली बात से जुड़े हो भाई, संसद से जुड़े हो, और वैसे आपने राम मंदिर में भी आपने देखा भी गोलियां चली, सब कुछ हुआ। राम मंदिर पे जो गोलियां चलाई वो सरकार के इशारे पे चली। अगर सरकार चाहती तो गोलियां नहीं चलती। अच्छा। अभी जिस टाइम ये विवादित ढांचा गिरा था, जी, माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी, जी, एक भी गोली क्यों नहीं चली? क्यों? सरकार की जो इंटेंसली है वो जाहिर होती है। और दिल्ली में चला, दिल्ली में सरकार ने ये नहीं चाहा कि गोली चले। अच्छा। कभी अगर सरकार गोली चलवाना चाहती या उन्हें भगाना चाहती तो दो दिन में भगा देती। इतना लंबा प्रोटेस्ट थोड़ी होता। सरकार तो ये चाहती थी कि जो भी सॉल्यूशन हो प्यार से और समझदारी से निपटे, और प्यार से और समझदारी से उन्होंने खत्म किया। और वो चाहते तो एक दिन में हटा देते। सरकार ने क्या संभव है? सरकार संभव नहीं, सरकार को संभव नहीं है, सब चीज हो सकता है। मैं कह रहा हूँ राम गोपाल यादव ने जो कहा उसमें हाँ नवाज से पूछना चाहता हूँ, जो राम मंदिर पे गोली चली मुलायम सिंह उसमें इन्वॉल्व रहे, आपने बोल रहे हो, और जो वहां हुई तो हाँ, जो दिल्ली में चली उसके लिए आप किस जिम्मेदार मानते हो? भाई अंडर में किसके है ना, गृह मंत्री के अंडर में आती है दिल्ली, जो CM के अंडर में नहीं आती है। देखो गृह मंत्री जी तो ऐसा नहीं करवा सकते। अच्छा। उन्होंने ऐसा कहा, अगर उन्हें करवाना होता तो हटवाना कितनी देर लगती है? भाई एक कहावत है, सरकार के आगे और घोड़े के पिछाड़े कभी नहीं आना चाहिए। तो सरकार तो कभी ऐसा काम हम बीजेपी तो करनी नहीं चाहती, उसके लिए ये प्रोटेस्ट कितनी देर में खत्म करवा देती। तो यही कहना है भूषण जी का कि पार्टी में लेकर हम सक्रिय रहे हैं, और हमने झंडा जब से उठाना स्टार्ट किया, जब से बीजेपी को झंडा हटाते हमने वो भी आपको दिखाया। हमने ये भी कुछ कड़वे क्वेश्चन भी उनसे किए, जो विपक्ष उनसे कर रहा है, हमने करे, विपक्ष कर रहा है, विपक्ष क्वेश्चन किए। उन्होंने राम मंदिर भी देखा, वो संघ में भी रहे। अब देखना यही होगा 2027 का रन है, वो किसके सर ताज चढ़ता है।
ऐसी खबर देखने हमारे चैनल सब्सक्राइब लाइक करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। आपका कमेंट हम लोगों की ताकत होती है, उससे पता लगता है जो हम खबर दिखा रहे हैं वो सही दिशा में गलत दिशा में। सभी दर्शकों को धन्यवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।